नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय शर्मा है और मैं यूपी के अंदर मौजूद एक जसपुर नाम के छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। अब जो जसपुर है वो शुरू से ही कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है। वहां बस एक छोटी सी बाजार लगती थी और चारों तरफ खेत थे। जसपुर में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी सीधी सादी थी। इसके अलावा मेरी फैमिली की बात की जाए तो फादर गांव के स्कूल में ही टीचर थे। वही स्कूल जहां मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। और जो मेरी माँ थी वो एक हाउसवाइफ थी। कुल मिलाकर हमारा परिवार अमीर तो नहीं था, पर सादा और संतुष्ट जीवन चल रहा था। मेरे पापा मुझसे हमेशा कहा करते थे कि अभय, मेहनत ईमानदारी से करना, मकान बंगला हो या ना हो, लेकिन नाम अच्छा होना चाहिए। बचपन खेलकूद और सपनों में बीता, लेकिन कॉलेज में आते आते समझ में आया कि किताबें पढ़ना जितना आसान है, रोजगार पाना उतना नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। बहुत कोशिश की कि कहीं नौकरी मिल जाए, पर हर जगह अनुभव मांगा जाता। ऐसे में मुझे एक छोटे से प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करने का मौका मिला। यहीं से मेरी जिंदगी का असली रास्ता खुला। मैं धीरे धीरे रियल एस्टेट एजेंट बन गया। अब यही मेरा पेशा है। दिल्ली आकर ही मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी का नाम है सपना। नाम के जैसी ही उसकी आदतें भी हैं। सपनों में जीना, हर समय घर और बच्चों का भला सोचना ही उसका काम है। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटा आरव 10 साल का है, जिसे क्रिकेट का जुनून है। वो दिन रात बल्ला लेकर घूमता है। और बेटी काव्या 7 साल की है, जो गुड़ियों और कहानियों की दुनिया में खोई रहती है। हम चारों मिलकर एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। मकान छोटा था, पर हंसी खुशी भरा हुआ था। किराए के मकान की अपनी दिक्कतें होती हैं। महीने की आधी कमाई तो मकान मालिक की जेब में चली जाती थी। सपना अक्सर गुस्से में कहती, अभय जी, ये किराया तो जैसे खून चूसता है। अगर इतनी ही रकम हम बैंक को दें तो अपना घर हो जाएगा। मैं टाल देता। देखो सपना, दिल्ली में मकान खरीदना इतना आसान नहीं, लाखों का खेल है। लेकिन दिल में मैं भी यही चाहता था कि बच्चों के लिए स्थायी घर बने। एक दिन एक ब्रोकर ने मुझे फोन किया, शर्मा जी, शास्त्री नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग बिक रही है। दाम आधे से भी कम है। बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन जांच पड़ताल से पता चला है कि वो मजबूत है। 50 साल से पहले हिलने वाली नहीं है। हाँ, उसका पुराना प्लास्टर उखड़वा देना, उसकी मरम्मत करवा कर फिर से नई हो जाएगी। कीमत समझो जमीन की कीमत से भी आधी है। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी सस्ती क्यों है? वो हंसकर बोला, नाम खराब है मकान का। लोग कहते हैं वहां रहने वाले का बुरा हाल होता है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं क्या? मैं मुस्कुराया। दिखाओ तो पहले। सपना और बच्चों को लेकर मैं उस बिल्डिंग को देखने पहुंचा। सामने से वो मकान थोड़ा पुराना जरूर लग रहा था। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जैसा मैंने सुना था उसके हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया था कि ये बहुत पुराना होगा। लेकिन ये पुराना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस कहीं कहीं पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था। उसे फिर से सही कराया जा सकता था। बस एक बार के पेंट कराने से ही वो चमक जाता। मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत बड़ा था। खूब बड़ा सा आंगन था, जहां बच्चे आराम से खेल सकते थे। खूब चौड़े चौड़े कमरे थे। ऊंची छतें थी, 3 मंजिलें थी और ऊपर खुली छत थी। आरव उछल पड़ा, पापा, यहां तो मैं पूरा मैदान बना लूंगा। काव्या ने सपना से कहा, मम्मी, मेरी गुड़िया का भी अलग कमरा होगा। सपना ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अभय, मकान तो अच्छा है, लेकिन जाने क्यों मन घबरा रहा है। मैंने हंसकर कहा, तुम्हें हर चीज में डर नजर आता है। सोचो, इतने कम दाम में हमें इतना बड़ा घर मिल रहा है। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। कुछ ही दिनों में लोन पास हुआ और हमने मकान खरीद लिया। कागजात पर साइन करते हुए मन ही मन गर्व हो रहा था कि आखिरकार ये हमारा अपना घर होगा। पड़ोस में खबर फैलते ही लोगों की उत्सुकता बढ़ी। कोई कहता, देखना, टिक नहीं पाएंगे। कोई बोलता, ये घर तो सबको खा गया। मैंने सबको हंसकर टाल दिया। वो दिन मुझे आज भी याद है। सामान से भरे ट्रक के साथ हम नई बिल्डिंग पहुंचे। बच्चे तो इतने उत्साहित थे कि पलक झपकते ही ऊपर नीचे दौड़ने लगे। आरव हर कमरे में जाकर कहता, ये मेरा कमरा होगा। काव्या अपनी गुड़िया लेकर एक कोने में बैठ गई और बोली, यहां मेरी गुड़िया का घर होगा। सपना रसोई में जाकर बोली, इतनी बड़ी रसोई, इसमें तो मैं पूरा होटल चला सकती हूँ। पड़ोस की औरतें दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। एक आंटी हंसते हुए बोली, अरे वाह, नए लोग आ गए, देखते हैं कितने दिन टिकते हैं।
बाकी औरतें खिलखिला दी। सपना को थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने मजाक में कहा, हम तो यहाँ पेड़ की तरह जड़ें जमाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। नया घर हो और रिश्तेदार ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले हफ्ते ही मेरे साले साली चाचा चाची कजिन सब पहुंच गए। साले ने तंज कसा, वाह जीजा जी, दिल्ली में 3 मंजिला घर, खूब पैसा आया होगा। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई पैसा नहीं, बैंक का लोन है। चाची बोली, मकान अच्छा है लेकिन दीवारें देखो जैसे 100 साल पुरानी हो। साली खिड़की से झांक कर बोली, रात को डर नहीं लगता? इतनी सुनसान गली है। सब हंस पड़े। सपना ने भी मुस्कुराकर कहा, अरे डर कैसा जब इतने लोग घर में होंगे। गली के कोने पर रहने वाले गुप्ता जी और उनकी पत्नी आए। उन्होंने मजाक में कहा, आप लोग तो बड़े बहादुर निकले, वरना इस घर में कोई रहना ही नहीं चाहता था। मैंने पूछा, क्यों भला? गुप्ता जी बोले, अरे कुछ नहीं, लोग कहते हैं यहाँ रहने वाले का नुकसान हो जाता है, लेकिन हमें तो ऐसी कहानियां सुनकर मजा आता है। आप तो एंजॉय कीजिए। सपना थोड़ा चिंतित हुई, पर मैंने टाल दिया। पहले महीने तक घर में खूब चहल पहल रही। बच्चों ने अपने दोस्तों को मकान को दिखाने के लिए बुलाया। शाम को छत पर बैठकर सब चाय पीते और हंसी मजाक करते। रिश्तेदार भी जब तब आ जाते। हर कोई घर देखकर कहता, वाह इतने कम दाम में इतना बड़ा घर। भाग्यशाली हो अभय। सपना भी धीरे धीरे नए घर से जुड़ने लगी। उसने पौधे लगाए, रसोई को सजाया और बच्चों के कमरे रंग बिरंगे कर दिए। एक दिन मेरी साली आई थी। काव्या अपनी गुड़िया लेकर बोली, देखो मासी, अब मेरी गुड़िया का भी कमरा है। साली हंसकर बोली, वाह तुम्हारी गुड़िया हमसे भी ज्यादा आराम से रहेगी। एक बार आरव और उसके दोस्त छत पर क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद पड़ोस में जा गिरी। जब लेने गए तो पड़ोस की आंटी बोली, तुम्हारा पापा बड़ा बहादुर है जो इस घर में आया, जरा संभल कर खेलना। बच्चे हंसते हंसते लौट आए और आरव ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, पापा आप तो हीरो निकले, सबको लगता है आप डरते नहीं। उस समय तक हमें घर में कोई अजीब बात नहीं लगी, सब कुछ सामान्य था। हाँ, लोगों की बातें जरूर खटकती थी। हर कोई कहता, देखना ये घर तो सबको खा जाता है, पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमें तो बस खुशी थी कि अपना घर मिल गया और बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित लगेगा। मकान में कदम रखे हमें मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था। अभी तक हर दिन यही चल रहा था। कभी पंखे ठीक करवाने वाले आ रहे हैं, कभी बिजली के तार बदलने वाले, तो कभी पानी की मोटर बार बार जाम हो रही है। सपना का चेहरा देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वो दिन रात सिर पकड़कर बैठी रहती है। लेकिन जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, सबकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब कोई हमें रास्ते में मिलता तो यही पूछता, भैया कब है पूजा? निमंत्रण तो हमें भी देना पड़ेगा। सपना बोली, देखो चाहे मकान आधा टूटा फूटा ही क्यों ना हो, गृह प्रवेश का काम तो करना ही पड़ेगा, वरना रिश्तेदार ताने देंगे कि बिना पूजा कराए घर में घुस गए। मैंने भी हामी भर दी। ठीक है, इस इतवार को ही रख लेते हैं, जितना बन पड़ेगा साधारण सा कर लेंगे। लेकिन उसी रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में एक डर बैठ गया। ऊपर की मंजिल पर मैंने कुछ आवाज सुनी। ऐसा लगा कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने दरवाजे पर जाकर सुनने की कोशिश की तो मेरी आहट सुनकर वे आवाजें बंद हो गई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया तो 2-3 बार फुफकारने की आवाज आई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने घर जरूर ले लिया था, लेकिन अब मेरा मन फीका पड़ गया। अब गृह प्रवेश की तैयारी मानो एक युद्ध बन गई। सपना और बच्चे पूरे घर को चमकाने में लग गए। बच्चों ने दीवारों पर पड़े पुराने मकड़ी के जाले साफ किए और खुद को ही योद्धा समझने लगे। मैंने मकान की पहली मंजिल को फिर से रिपेयर करवाया। नया प्लास्टर फिर पेंट होने से मकान चमक उठा। ऊपर की 2 मंजिलें ऐसे ही छोड़ दी। पैसा भी तो चाहिए था। रविवार का दिन आया तो सुबह से ही घर पर चहल पहल शुरू हो गई। सबसे पहले सपना की ममेरी बहन रेखा पहुंची, उसके पीछे ही मौसी और फूफा जी, और फिर धीरे धीरे पूरा कुनबा। घर देखते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। रेखा बोली, वाह दीदी, बड़ा घर लिया है। फिर गृह प्रवेश शुरू हो गया। पंडित जी आए और उन्होंने घंटा घड़ियाल बजाकर पूजा शुरू कर दी। हवन कुंड की आंच से कमरा धुएं से भर गया। मेरी मौसी खांसते खांसते बोली, अरे भैया, ये पूजा है या धुआंधार सिनेमा? सांस रुक रही है। सब हंस पड़े। पूजा खत्म होते ही सब दावत पर टूट पड़े। सपना ने आलू पनीर, पूड़ी चावल और खीर बनाई थी,
लेकिन असली तमाशा तो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ। खाना बनाते बनाते अचानक चूल्हा बंद हो गया। सपना घबरा कर बोली, अरे सिलेंडर खत्म हो गया शायद। अब रिश्तेदारों की फौज जुट गई। एक कहे, सिलेंडर बदलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दूसरा बोला, अरे हटो हटो, ये तो मेरा काम है। फिर सबने मिलकर सिलेंडर बदलने का ऑपरेशन शुरू किया। किसी ने रेगुलेटर पकड़ रखा था, कोई नली जोड़ रहा था। तभी अचानक फुस की जोरदार आवाज आई। पूरा किचन सन्नाटे में हो गया। सबको लगा कि अब तो विस्फोट होगा। रेखा चीख पड़ी, अरे भागो, सिलेंडर फट जाएगा। पूरा कुनबा एक झटके में आंगन में आकर खड़ा हो गया। मैं भागकर गया तो देखा असल में नली ठीक से कस नहीं पाई थी, इसलिए गैस निकल रही थी। मैंने फौरन कस दी। बाहर खड़े सब लोग हांफते हांफते बोले, बच गए भाई, वरना आज तो गृह प्रवेश की जगह अंतिम संस्कार हो जाता। पूरा माहौल जोरदार ठहाकों में बदल गया। अब बच्चों ने भी अपनी पार्टी शुरू कर दी। किसी ने खीर गिरा दी, किसी ने चावल की प्लेट को ऊपर नीचे कर दिया। छोटी भांजी बोली, चाचू इस घर में छुपन छुपाई बहुत मजेदार होगी, इतने कोने कोने हैं। वो भागकर स्टोर रूम में घुस गई और वहां से जोर से चीखी, यहां तो अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। सभी हंसते हुए बोले, डर नहीं, ये तो तुम्हारी आवाज का गूंज है। लेकिन उसके बाद कोई भी बच्चा स्टोर रूम में अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रिश्तेदारों का असली हुनर तो कमियां निकालने में था। कोई कहे, अरे छत पर नमी है, बारिश में टपकेगा। कोई बोला, सीढ़ियों की रेलिंग इतनी ढीली है, कभी टूट गई तो सीधा अस्पताल जाओगे। एक मामा जी तो हद ही कर गए, बोले, ये घर तो सही है, पर तुमने कब्रिस्तान के पास क्यों लिया? मैंने माथा पकड़ लिया। शाम तक घर हंसी ठिठोली और हल्के फुल्के तानों से गूंजता रहा। रिश्तेदारों ने विदाई लेते हुए कहा, अरे मकान थोड़ा पुराना है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, घर जल्दी ही रौनक पकड़ लेगा। मैं और सपना दोनों थके हुए लेकिन खुश थे। मकान की दीवारों पर दरारें थीं, सीलन थी, लेकिन रिश्तेदारों की हंसी और बच्चों की किलकारियों से वो शाम यादगार बन गई। गृह प्रवेश के बाद घर जैसे थोड़ा थोड़ा बसने लगा था। पुरानी बिल्डिंग में रहने का अपना अलग ही मजा था। नीचे गली में सुबह सुबह दूध वाले की घंटी बजती, सब्जी वाला गाड़ी घसीटते हुए आवाज लगाता, भिंडी ले लो, ताजा भिंडी, आलू प्याज सस्ते। और शाम को तो गली सचमुच मेला बन जाती। बच्चे क्रिकेट खेलते, औरतें दरवाजे पर चारपाई डालकर बैठती और मर्द या तो अखबार पढ़ते या ताश खेलते। हम नए नए आए थे तो सबकी नजर हम पर ज्यादा ही रहती, जैसे किसी ने नया टीवी खरीदा हो और मोहल्ले वाले रोज झांक झांक कर देखें। हमारे सामने ही शर्मा जी रहते थे, 55-60 साल के होंगे, पर खाने पीने में 20 साल के लड़के से भी आगे थे। उनका एक ही शौक था, गोलगप्पे खाना। जैसे ही शाम ढले, गली के कोने से गोलगप्पे वाला अपनी ठेला गाड़ी खटखटाता हुआ आता। शर्मा जी बेचैन हो जाते, कुर्ते का बटन बंद करते, रूमाल लेकर निकल पड़ते और पूरी गली में ऐसे आवाज लगाते, अरे भाभी जी, आज गोलगप्पे बड़े स्वाद के हैं। गोलगप्पे वाला जानता था कि शर्मा जी उसके पक्के ग्राहक हैं। वो भी उन्हें देखते ही चिल्लाने लगता, लो जी शर्मा जी, बैठो, आज तो नया पानी बनाया है, इमली वाला खास। फिर शुरू होता शर्मा जी का धमा चौकड़ी वाला गोलगप्पा सत्र। पहला खाया तो चटकारे लिए, दूसरा निगला तो आंखें बंद करके वाह वाह की, तीसरा आते आते उन्होंने हाथ हिलाकर बोला, तेज और तेज, पानी और खट्टा होना चाहिए। आधे घंटे में 15-20 गोलगप्पे खा जाते। मोहल्ले के बाकी लोग भी जमा हो जाते, बच्चे उछलते, भैया एक हमारी तरफ भी, और औरतें मजाक करती। शर्मा जी, कभी पेट का भी ख्याल कर लिया करो, लेकिन असली तमाशा तब होता जब बिल चुकाने की बारी आती। गोलगप्पे वाला बोलता, शर्मा जी 20 हुए, और शर्मा जी कपड़े झाड़ते हुए ऐसे खिसकने लगते जैसे अब्बा के जमाने से मुफ्त खाते आ रहे हो। गोलगप्पे वाला रोकता, अरे पैसे तो दीजिए। तो शर्मा जी नाराजगी दिखाकर कहते, अरे मैं तेरे पैसे लेने ही तो जा रहा था अंदर से, तुम मुझे चोर बना रहे हो क्या? पूरी गली हंसी से गूंज जाती। गोलगप्पे वाला बेचारा मुस्कुराकर पैसे लेता और शर्मा जी फिर अगले दिन वही चक्कर दोहराते। शर्मा जी के बगल वाली कोठरी में रहती थी शकुंतला आंटी। ये मोहल्ले की न्यूज चैनल थी। किसके घर कौन आया, कौन गया, किसके लड़के ने नौकरी पाई, किसके पति कितने बजे घर लौटे, सबकी रिपोर्ट इनके पास रहती। हमारे यहाँ गृह प्रवेश के बाद तो उनकी ड्यूटी और बढ़ गई। कभी दरवाजे पर आकर बोलती,
बेटा, कल रात तुम्हारे घर पर इतनी गाड़ियां क्यों लगी थी? कौन आया था? कभी खिड़की से झांक कर देख लेती कि सपना रसोई में क्या बना रही है। सपना झल्ला कर बोली, ये आंटी ना एक दिन हमें खाते वक्त भी गिनती करेंगी कि कितनी रोटियां खाई। हम मजाक उड़ाते, लेकिन धीरे धीरे सपना को चिढ़ मचने लगी थी। अब एक और पड़ोसी थे, जोशी अंकल। ये पूरे मोहल्ले में सबसे रहस्यमयी इंसान थे। कभी किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे, हमेशा अकेले रहते। सुबह सुबह छत पर जाकर योग करते और देर रात तक अपनी खिड़की से बाहर झांकते रहते थे। बच्चे कहते, जोशी अंकल जादूगर हैं, रात को इनके कमरे से लाल लाल रोशनी आती है। हमने कई बार देखा था कि सचमुच उनके कमरे से हल्की रोशनी निकलती, लेकिन हमें लगा कोई पुराना बल्ब होगा। खैर, मोहल्ले में वो डर और रहस्य का मिश्रण बने रहते। अब आते हैं उस रात पर जब पहली बार हमारे साथ अजीब हुआ। उस दिन भर का शोरगुल था। शर्मा जी गोलगप्पे में मस्त थे, आंटी चुगली कर रही थी और बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। हमें लगा मोहल्ला तो बड़ा मजेदार है। रात हुई, करीब 10:30 बजे हम सब सोने चले गए। ऊपर वाला फ्लोर खाली था और टूटा फूटा भी, इसलिए वहां कोई नहीं रहता था। मैं बत्ती बुझाकर लेटा ही था कि अचानक टिक टिक की हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चलता हो। सपना बोली, सुन रहे हो? ऊपर कोई है क्या? मैंने टाल दिया। अरे सीलन है, लकड़ी खड़खड़ा रही होगी। लेकिन तभी आवाज बदल गई और छन छन की आवाज आने लगी, जैसे किसी औरत की पायल की आवाज हो। सपना उठ बैठी और बोली, ये तो साफ पायल की आवाज है, कोई ऊपर है। मैं हिम्मत करके टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं आधी सीढ़ी तक ही पहुंचा था कि आवाज अचानक बंद हो गई और पूरा सन्नाटा छा गया। मैंने ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली। वही टूटी फूटी दीवारें थीं, सीलन थी, पर कोई इंसान नहीं था। मेरा दिल धक धक करता रहा। मैं नीचे लौटा और सपना से बोला, कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। सपना बोली, नहीं, मैंने भी सुना, बच्चों ने भी सुना। बेटा धीरे से बोला, पापा ऊपर कोई आंटी रहती है क्या? कमरे में सन्नाटा पसर गया। अगले दिन मैंने मजाक में ये बात शर्मा जी को बताई। वो जोर से हंसे। अरे भाई, ये पुरानी बिल्डिंग है, लकड़ियां और छड़ें हवा से आवाज करती हैं। फिर रहस्यमयी अंदाज में बोले, लेकिन कभी कभी हमें भी लगता है कि ऊपर कोई चलता है, पायल की तरह छन छन की आवाज आती है। मैं चौंका, ये मजाक था या सच? उस दिन के बाद से जैसे माहौल बदल गया। दिन में सब सामान्य दिखता, बच्चे खेलते, हंगामा होता, लेकिन रात को ऊपर का फ्लोर अब हमें हर पल याद दिलाता कि वहां कोई है या शायद कोई था। क्योंकि जैसे ही शाम ढलती, इस मकान की हवा बदलने लगती। उस दिन भी शाम ढलते ढलते मकान जैसे बदल गया। दीवारों की सीलन से अजीब सी गंध आने लगी। ऊपर वाली मंजिल की टूटी खिड़कियां हवा के साथ ऐसी आवाज करने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सपना से कहा, चलो आंगन में चाय पीते हैं। हम दोनों चौकी पर बैठ गए। बच्चे भी खेलते खेलते थक कर कमरे में चले गए थे। आसमान में आधा चांद था और पास का लैंप पोस्ट बार बार बुझकर जल रहा था। सपना ने धीरे से कहा, मुझे लगता है इस घर में कुछ है। मैंने हंसकर कहा, तुझे तो हर जगह भूत ही दिखता है। लेकिन सच कहूं तो मैं भी अंदर से असहज महसूस कर रहा था। करीब आधी रात को अचानक टन की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बर्तन गिरा हो। सपना चौंक कर उठ बैठी और घबराई हुई आवाज में बोली, सुना तुमने? मैंने कहा, शायद बिल्ली होगी। लेकिन तभी दूसरी आवाज आई, जैसे कोई बर्तन घसीट रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और आंगन की तरफ बढ़ा। आंगन में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर टॉर्च डाली, मेरी सांस थम गई। ऊपर की खिड़की पर एक छाया खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन असामान्य लंबी और पतली। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने पंखा चला रखा हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें थी, अंधेरे में पीली रोशनी की तरह चमकती आंखें, सीधे मेरी तरफ घूर रही थी। मैं पत्थर की तरह जम गया। कुछ पल वो छाया वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई और गायब हो गई। मैं नीचे भागा। सपना दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। उसने घबराकर पूछा, क्या देखा तुमने? मेरे मुंह से बस इतना निकला, कोई खिड़की पर खड़ा था। बच्चे भी जाग गए और रोने लगे। मैंने उन्हें बहलाने के लिए कहा, कुछ नहीं था, शायद हवा थी। लेकिन मेरी आंखों में जो डर था, उस सपना ने साफ पढ़ लिया। उस रात हम सब एक ही कमरे में बैठे रहे। मैंने सारी लाइटें ऑन कर दी
लेकिन ऊपर से आवाजें आती रहीं, कभी खटखट, कभी किसी के कदमों की आहट। कोई हिम्मत नहीं कर पाया ऊपर जाने की। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य लगने लगा। सूरज की रोशनी आई और आंगन चमकने लगा, लेकिन हमारे चेहरों पर रात की दहशत साफ दिख रही थी। बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया। सपना बार बार मुझसे वही सवाल करती रही, तुमने सच में देखा था ना? कोई खिड़की पर खड़ा था। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। जब मैं बाहर निकला तो मोहल्ले के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखा, इन्हें भी अब सुनाई देने लगा। कौन जाने ये मकान कभी ठीक हुआ है क्या? पिछले वाले तो बिना बताए ही भाग गए थे। मैं समझ गया कि लोग कुछ जानते हैं, लेकिन कोई साफ साफ बताना नहीं चाहता। उस रात मैं थका हुआ बिस्तर पर लेट गया। आंख लगते ही सपना आया। मैंने खुद को उसी मकान के आंगन में खड़ा पाया, लेकिन इस बार आंगन रोशनी से भरा था। दीवारें चमक रही थीं, जैसे किसी महल में खड़ा हूं। मेरे सामने एक सुंदर लड़का और लड़की खड़े थे, जो खूबसूरत और नौजवान थे। दोनों के चेहरे असामान्य रूप से आकर्षक थे। बिल्कुल मूर्तियों जैसे लड़की की आंखों में अग्नि थी और लड़के के चेहरे पर भयानक गुस्सा था। वे दोनों एक साथ बोले, तुमने हमारे घर पर कब्जा क्यों कर लिया है? उनकी आवाज गूंज की तरह पूरे मकान में फैल गई। मैं डर के मारे कांप गया। अचानक उनकी आंखें चमकने लगीं और उनकी जीभ दो फांकों में बंट गई, बिल्कुल नाग नागिन की तरह। मैं चीख मारकर उठ बैठा। सपना मेरे पास खड़ी थी। वो डर गई थी। सहमी हुई आवाज में उसने पूछा, क्या हुआ? पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? मैंने थरथराती आवाज में कहा, सपना, मैंने उन्हें सपने में देखा है। वो नाग नागिन थे और कह रहे थे कि ये उनका घर है। उस डरावनी रात के बाद सुबह की धूप जैसे किसी वरदान की तरह लगी। आंगन में पेड़ पौधे चमक रहे थे, पंछी चहक रहे थे और गली में बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। सपना ने कहा, देखो, रात चाहे जितनी डरावनी हो, सुबह सब कुछ कितना प्यारा लगने लगता है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर अभी भी वो सपना घूम रहा था। उस शाम मोहल्ले के सारे बच्चों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। गेंद बार बार दीवार से टकराकर अंदर चली जाती और बच्चे शोर मचाते। अचानक गेंद ऊपर की टूटी खिड़की में चली गई। बच्चे चिल्लाए, अंकल, हमारी बॉल ऊपर चली गई। मैंने ऊपर देखा, खिड़की के पीछे जैसे कोई हल्की सी परछाई हिली। मैंने तुरंत नजरें फेर ली ताकि किसी को शक न हो, लेकिन दिल में वही डर बैठ गया। वो छाया फिर आ गई थी। बार बार वही सपना याद आ रहा था। आखिरकार आंख लगी तो फिर वही सपना आया। इस बार वही सुंदर लड़की और नौजवान मेरे सामने थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे और भी भयानक थे। नौजवान गरज कर बोला, ये घर हमारा है, इसे छोड़ दो वरना पछताओगे। उसकी आंखें फिर से पीली हो गई और जीभ फटी हुई नाक जैसी थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर सपना डर गई। उसने चिंता भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या फिर वही सपना आया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, और इस बार और भी डरावना था। अगले दिन फिर दिनचर्या शुरू हो गई। दूध वाला आया। उसके पास लोहे का बड़ा सा डिब्बा और कंधे पर तराजू। जैसे ही उसने दूध नापा, मिसेस वर्मा चिल्लाई, अरे ये तो पानी मिला हुआ है। दूध वाले ने कहा, नहीं बहन, ये तो सुबह की ओस की बूंदें हैं। सारी औरतें हंस हंसकर लोटपोट हो गई। मिसेस राठौर बोली, ओस की बूंदें तो खेतों में गिरती हैं, तुम्हारे दूध में कैसे आ गई? दूध वाला लाल होकर बोला, आप लोग मुझे बदनाम कर रही हैं। उनके झगड़े के बीच में आकर मैंने बीच बचाव किया और कहा, ठीक है भाई, थोड़ा दूध ज्यादा डाल दो ताकि बहनों का शक मिट जाए। उसने झुंझलाकर थोड़ा दूध और डाला और बड़बड़ाता हुआ चला गया। मोहल्ले की औरतें फिर से खिलखिलाने लगीं। इन्हीं छोटी मोटी घटनाओं में हमारा मोहल्ले के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था। दूसरे घर में घुसकर बैठने से घुटनी होती थी। बाहर निकलकर बातचीत करने से तो मन बहल ही जाता था। हंसी मजाक के बीच एक अजीब बात हुई। सपना दूध उबाल रही थी। उसे याद आया तो भागकर अंदर गई तो दूध उफन कर ऊपर तक आ गया था। सबने सोचा अब दूध गिरकर चूल्हा गंदा कर देगा, लेकिन अचानक जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे रोक दिया हो। दूध अपने आप शांत हो गया। बर्तन से बाहर एक बूंद भी नहीं गिरी। उसके बाद दूध धीरे धीरे कम होने लगा। हम लोगों के देखते देखते सब दूध खाली हो गया। एक बूंद भी दूध नहीं बचा, जैसे किसी ने सोख लिया हो। सब हैरान रह गए और बहुत ज्यादा डर गए। शाम को पड़ोस के बुजुर्ग ठाकुर साहब मिलने आए। वो लाठी टेकते टेकते बोले,
बेटा, मकान बड़ा अच्छा है, पर ध्यान रखना ये जमीन बहुत पुरानी है। मैंने पूछा, क्यों ठाकुर जी, इसमें क्या खास है? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कहते हैं कभी यहाँ नागों का बसेरा था। इस आंगन के नीचे बहुत पुराना कुआं था और उस कुएं से जुड़े कई रहस्य हैं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सपना ने डर कर मेरी ओर देखा, लेकिन ठाकुर जी फिर हंस पड़े। अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूं, पुरानी बातें हैं, कौन जाने सच हो या झूठ। लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी उसने मुझे सोच में डाल दिया। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं बार बार वही सोचता रहा, क्या सचमुच इस घर में नाग नागिन का कोई किस्सा छिपा है? अगर सचमुच ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरा क्या होगा? मैंने तो लोन लेकर इस मकान को खरीदा है। वैसे कीमत के हिसाब से पैसे कम हैं, लेकिन मेरे लिए तो जिंदगी भर की कमाई लग गई इसमें। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट हो। दिल कह रहा था, यह सब महज इत्तेफाक नहीं है। सुबह की धूप आई, पर मन से रात का अंधेरा उतरता ही नहीं था। पिछली रात के सपने, वही सुंदर स्त्री पुरुष, वही पिघलती सी पीली आंखें बार बार याद आती रही। हवा में नमी थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों और आंगन की मिट्टी भी कोई पुरानी बात दोहराना चाहती हो। सबसे पहले बदलाव रसोई और पूजा कोने में हुआ। सपना ने रोज की तरह तुलसी में पानी डाला। पानी का लोटा बिल्कुल साफ था, पर जैसे ही उसकी धार तुलसी के गमले में पड़ी, तुरंत मिट्टी से हल्की सी फुफकार निकली, ऐसी कि कान से कम छाती के भीतर ज्यादा सुनी जाती है। हम दोनों ठिठक गए। सपना की आवाज कांपी। वो बोली, तुमने ये आवाज सुनी? मैंने खुद को संभाला। शायद मिट्टी में हवा भर गई होगी, बुलबुले फूटे होंगे। मैं जानता था ये बहाना खुद मुझे नहीं समझ आ रहा। तुलसी का हरा रंग पल भर में फीका पड़ा और 2 पत्तियां बिना कारण झड़ गई। गमले के किनारे एक चकती सी छाप उभरी, मानो किसी गोल चिकनी चीज ने वहां पल भर टिककर त्वचा उतार दी हो। मैंने उंगली से छुआ। सतह ठंडी नहीं, गर्म थी, अजीब तरह से गर्म थी। सपना ने हाथ झटक कर कहा, छोड़ो, मैं अगरबत्ती लगा देती हूं। अगरबत्ती जली तो धुआं ऊपर न जाकर उल्टे कुछ देर गमले के ही ऊपर गोल गोल घूमता रहा, जैसे किसी अदृश्य गोले में फंस गया हो। मैंने लोटा वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अब लोटे पर नमी जम गई और उस नमी में बहुत महीन छाल जैसा कुछ चमका, जैसे सांप की उतरी हुई खाल हो। मैंने पलकें झपकाई, लेकिन वो पल भर में गायब हो गया। दोपहर को आंगन की फर्श पर हल्का सा नमी का दाग उभर आया। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पर देखते देखते वो दाग फैलते फैलते एक गोल आकार में बदल गया। बिल्कुल प्रकार से खींचे गए घेरे जैसा था। ये घेरा फर्श पर अलग से ही मालूम हो रहा था और पुराने सीमेंट की सफेदी से बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। घेरे के किनारे किनारे मिट्टी थोड़ी धंसी हुई महसूस हुई, जैसे नीचे खोखलापन हो। मुझे ठाकुर साहब की बात याद आई कि इस आंगन के नीचे पुराना कुआं है। मैंने घुटनों के बल बैठकर कान लगाया। पहले तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, फिर लगा कि कहीं बहुत भीतर से टप टप की आवाज आ रही है, पर यह आवाज पानी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपनी उंगली को पत्थर पर पटक रहा है। सपना बेचैन हो उठी। ये गोल निशान यहां पहले नहीं था। मैंने कह दिया कि यह नमी की वजह से होगा, पर मेरा हाथ अपने आप फर्श पर ठहर गया। ये जो घेरा अभी अभी बना था वो ठंडा नहीं था, बल्कि हल्की गर्मी वहां भी, जैसे धरती के भीतर से कोई सांस ले रहा हो। घेरा बनते बनते एक जगह पर कुछ चमका। मैंने नाखून से उसको खुरच कर देखा। ये एक पतली पारदर्शी सांप की उतरी हुई केंचुली की महीन परत थी। ये इतनी महीन थी कि उंगलियों में रखो तो हवा में उड़ जाए, पर यह रोशनी में रंग बदल रही थी। ये हल्के लाल रंग की थी, फिर पीतल के रंग जैसी हो गई। ये देखकर मैं डर गया। मैंने उस परत को छोड़ दिया तो परत हवा के साथ घूमकर फिर उसी गोल घेरे के बीच में जा पड़ी, जैसे वही उसकी जगह हो। उस रात घर का माहौल एकदम अजीब था। दिन भर की थकान के बाद सब सोने चले गए थे, लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। दीवारों पर सीलन से टपकता पानी, खिड़कियों से आती ठंडी हवा और ऊपर वाले खाली कमरे का सन्नाटा, सब मिलकर माहौल भारी कर रहे थे। मैंने करवट बदलते बदलते देखा कि सपना बार बार हड़बड़ा कर उठ जा रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ सपना, नींद क्यों नहीं आ रही? वो घबराई सी बोली, अभी थोड़ी देर पहले लगा
जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसाया हो। बस कोई सांप जैसी फुफकार की आवाज। तुमने सुनी? मैं हंसने की कोशिश करता हुआ बोला। तुम्हें वोम हो रहा है, पुराना मकान है, हवा सीटी मारती है तो ऐसी आवाजें आती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी बेचैनी हो रही थी। सुबह होते ही एक और अजीब घटना हुई। मेरे दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अचानक मेरी छोटी बेटी रिया जमीन पर लेट गई और फन उठाकर फुफकारने की एक्टिंग करने लगी। बेटे ने भी अपनी जीभ बाहर निकालकर सर्प की तरह आवाज निकाली। मैंने चौंक कर उन्हें डांटा। पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? रिया ने मासूमियत से कहा। पापा, रात में अंकल आंटी आए थे, उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही खेलो। मैं और सपना एक दूसरे को देखने लगे। मैंने गुस्से में पूछा, कौन अंकल आंटी? रिया ने बिल्कुल साफ जवाब दिया, बहुत सुंदर थे। आंटी ने लाल साड़ी पहनी थी, अंकल ने सफेद कुर्ता, उनके साथ एक चमकदार सांप भी था। यह सुनकर मैं घबरा गया। उसी दोपहर की बात है। सपना रसोई में सब्जी काट रही थी। अचानक उसकी चीख निकल गई। मैं भागकर पहुंचा तो देखा चूल्हे के ठीक ऊपर वाली दीवार पर नमी से बनी आकृति धीरे धीरे बदल रही थी। वो आकृति एकदम नाक के फन जैसी लग रही थी। सपना कांपते हुए बोली, देखो ये तो सांप जैसा है। अभी कुछ देर पहले वहां कुछ नहीं था। मैंने पानी की बाल्टी उठाई और दीवार पर फेंक दिया। पानी बह गया, लेकिन वो आकृति ज्यों की त्यों वही थी और धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। शाम को मैंने हैंडपंप से पानी भरा। बाल्टी भरते ही मेरी नजर पानी पर पड़ी। उसमें हल्की सी लाल परछाई चमक रही थी, जैसे किसी ने उसमें खून घोल दिया हो। मैंने डरते डरते हाथ डालकर देखा। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही मैंने नजर झपकी, फिर वही लाल रंग दिखाई दिया। मैंने तुरंत बाल्टी उलट दी। सपना ने पूछा, क्या कर रहे हो? पानी क्यों फेंक दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, ये पानी ठीक नहीं है। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर ठाकुर जी खड़े थे, वही बुजुर्ग पड़ोसी जिनका मकान हमारे घर के ठीक सामने था। उनकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा डरो मत, लेकिन सावधान रहो, ये जगह साधारण नहीं है। तुम्हारे बच्चों ने जो देखा है वो खेल नहीं है, ये सच है। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या मतलब ठाकुर जी? उन्होंने भारी आवाज में कहा, सालों पहले इसी जमीन पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। लोग कहते हैं कि यहाँ एक मंदिर था जहां उनकी पूजा होती थी, लेकिन जब यह बिल्डिंग बनी तो उस जगह को तोड़ दिया गया। तभी से यह श्रापित है। जो भी यहां बसता है वो चैन से नहीं रहता। सपना घबराकर बोली, तो हम यहां क्यों आए ठाकुर जी? ठाकुर जी ने सिर झुका लिया। वे बोले, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। उनकी ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात जब सब सो गए तो अचानक मेरी नींद टूटी। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने देखा खिड़की के पार आंगन में दो परछाइयां खड़ी थीं। एक स्त्री, एक पुरुष। दोनों के शरीर चमक रहे थे और उनके पीछे एक विशाल नाग और एक नागिन कुंडली मारे बैठे थे। मैं स्तब्ध रह गया। तभी उस स्त्री ने मेरी तरफ हाथ उठाया और गुस्से में बोली, ये हमारा घर है, तुमने हमारे घर पर कब्जा क्यों कर लिया? उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थी। मैं चीख मारकर उठ बैठा। सपना भी जाग गई। मैं पसीने से तरबतर था, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं था। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि यह घर सिर्फ पुराना मकान नहीं है, ये नाग नागिन का श्रापित अड्डा है। और शायद अब हमारी जिंदगी भी उस श्राप के घेरे में आ चुकी थी। उस रात के बाद मैं और सपना पूरी तरह टूट चुके थे। बच्चे भी अब रोज रोज अजीब हरकतें करने लगे थे। कभी अचानक फुफकार निकालते, कभी बिना वजह हंसते, तो कभी कहते, पापा नाग नागिन अंकल आंटी हमें खेलने बुला रहे हैं। ये सुनकर हमारा कलेजा कांप उठता। आखिरकार मैंने ठान लिया कि अब चुप नहीं बैठ सकता। मैं सीधे ठाकुर जी के पास पहुंचा और कहा, अब हमें बचा लो ठाकुर जी, वरना हमारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, एक ही उपाय है, मंदिर का जो हिस्सा गिराया गया था वहां दोबारा पूजा पाठ कराना होगा, तभी आत्माओं को शांति मिलेगी। उन्होंने एक बूढ़े पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आते ही घर की चौखट पर कदम रखते हुए कहा, बहुत भारी जगह है, यहाँ नाग नागिन का वास है, इन्हें शांति दिलानी होगी, नहीं तो कोई भी परिवार यहाँ चैन से नहीं रह पाएगा। पूजा की रात पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। घर के आंगन में हवन कुंड बनाया गया।
मंत्रों की गूंज से पूरा माहौल कांप रहा था। जैसे ही आहुति डाली गई, अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां धमाकों की तरह बजने लगी। बच्चों ने फिर से नाक की तरफ फुफकारना शुरू कर दिया। ये देखकर सपना बहुत डर गई। वो चीख पड़ी, पंडित जी जल्दी कुछ कीजिए, ये हमारे बच्चे तो मर ही जाएंगे। पंडित जी ने आंखें बंद करके मंत्र तेज कर दिए। तभी आंगन के बीचों बीच धुएं से नाग नागिन की दो आकृतियां उभरने लगी। उनकी आंखों में आग थी, चेहरों पर गुस्सा था। नागिन गरजी, हमने कहा था ये हमारा घर है, तुम लोग क्यों बार बार आते हो? नाग ने भी फुफकारते हुए कहा, जब तक इस जमीन पर इंसान रहेगा उसका नाश होगा। पंडित जी ने उनकी ताकत का अंदाजा लगाते हुए हमसे क्षमा मांग ली और वहां से चुपचाप चले गए। मुझसे कहा कि किसी बड़े तांत्रिक को बुलाओ। ऐसा कहकर वो चले गए। तभी मैंने देखा कि कमरे की दीवारों के बीच से सांपों की फुफकार सुनाई दे रही है। मैं बहुत डर गया था। सपना ने भी बस हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में जैसे कोई अनजाना डर तैर रहा था। कुछ दिन बाद हमने सोचा कि माहौल बदलना चाहिए। सपना ने और बच्चों ने कहा, चलो पास के जंगल के किनारे वाली झील पर पिकनिक चलते हैं, सबका मूड ठीक हो जाएगा। मैं, आरव, नैना और सपना चारों लोग गाड़ी में सामान भरकर निकल पड़े। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा, पर जैसे ही हम झील किनारे पहुंचे तो हमें वहां का माहौल अजीब और भारी लगा। पक्षियों की चहचहाहट अचानक खामोश हो गई थी। हमने पेड़ों की छांव में चादर बिछाई और खाना निकालने ही वाले थे कि तभी अचानक वहां दो अजनबी आ गए, एक लड़का और एक लड़की। अब पक्षी एकदम से चहचहाने लगे थे। वे इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला कर उड़ने लगे जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली है जो उनके लिए नुकसानदायक है। लड़का लंबा चौड़ा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे किसी ने उनमें अंगारे भर दिए हों। लड़की गोरी थी, लेकिन चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। उसकी चाल मानो फिसलती हुई हो। पहले तो हमने सोचा कि शायद ये भी पिकनिक मनाने आए होंगे, लेकिन जब उन्होंने हमारी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही हो। लड़की धीमी आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरे मन में उसका खौफ भर उठा। मैंने हिम्मत करके कहा, हम बस पिकनिक मनाने आए हैं, जगह तो सबके लिए खुली है ना? लड़का गुस्से से हमारे करीब आया। उसकी हरकतें अजीब थीं। उसके हाथ अचानक मुट्ठी की जगह पंजे की तरह फैल गए और नाखून बहुत बड़े दिखने लगे। लड़का बोला, ये जगह सबकी नहीं है, ये हमारी है, तुम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। मैंने गौर किया कि लड़की की आंखें पल पल में बदल रही थी, कभी हरी, कभी पीली, कभी चमचमाती लाल हो रही थी। हम लोग सहम गए। सपना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने सोचा कि बेहतर होगा यहां से निकल जाएं, लेकिन जैसे ही हम उठने लगे वो लड़की फुफकारती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूं ही भाग जाओगे? याद रखना, तुमने उस घर में कदम रख दिया है जो हमारी विरासत है। वो घर और ये जगह दोनों हमारी आत्मा से जुड़े हैं। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे वो नाग नागिन वाला सपना याद आया। क्या ये वही थे? क्या ये इंसानी रूप में हमारे सामने खड़े नाग नागिन थे? मैंने कहा, तुम हमें डरा नहीं सकते, ये सब नाटक है। लेकिन तभी उस लड़के की जीभ दो हिस्सों में बंटकर बाहर निकल आई और लड़की की आंखों में से खून की बूंदें टपकने लगी। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों ने हमें नाराज कर दिया है, अब बच नहीं पाओगे। और इसके बाद वो दोनों हवा में मानो धुएं की तरह गायब हो गए। हमने जल्दी जल्दी सामान समेटा और वहां से भाग निकले। सब लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। रास्ते भर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सचमुच इंसान थे या वही रक्तनाग और नागिन थे जो मुझे सपनों में दिखाई देते थे? पिकनिक से लौटने के बाद से हम सब बिल्कुल चुप थे। बच्चों ने और सपना ने जाहिर तो किया कि सब ठीक है, लेकिन उनके चेहरों की घबराहट छिपी नहीं रही। रात का खाना खाते वक्त अचानक सपना बोली, आज भी उस लड़की और लड़के का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। अभी भी लग रहा है कि उनकी नजरें जैसे हमें जलाकर राख कर देंगी। मैंने कहा, तुम्हें भी वही एहसास हुआ? मुझे तो लग रहा है कि ये वही नाग और नागिन हैं जिन्हें मैं सपने में देखता रहा हूं। सपना खौफ में भरकर बोली, बस करो अब तुम, डराने वाली बातें मत करो। वे इंसान थे, कोई नाग नागिन नहीं थे, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास कम, डर ज्यादा था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे शक को यकीन में बदल दिया।
करीब आधी रात थी। मैं लिख रहा था कि अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक धीमी थी पर बेहद डरावनी आवाज लगी। मैंने पर्दा हटाकर बाहर झांका। वहां सन्नाटा था, लेकिन घास में दो आकृतियां खड़ी थीं। ये वही लड़का और लड़की थे। उनकी आंखें अंधेरे में भी अंगारों की तरह चमक रही थीं। मेरे सीने में धड़कनें जोर से बजने लगी। तभी लड़की की आवाज गूंजी, तुम्हें कहा था ना, ये घर हमारा है, फिर क्यों लौटे यहां? मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। तभी आरव और सपना भी बाहर आ गए। उन्होंने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। अब वो दोनों हमारे कमरे के अंदर आ चुके थे। दरवाजा कब खुला हमें पता ही नहीं चला। लड़की अचानक अपने असली रूप में बदलने लगी। उसका चेहरा लंबा होकर फन में बदल गया। बाल सांपों की तरह हिलने लगे और उसकी जीभ फुफकारते हुए बाहर निकल रही थी। लड़का भी बदलने लगा। उसका शरीर मोटा और लंबा था और खाल पर लाल चमकदार शल्क दिखाई देने लगे। उसकी आंखें खूनी हो गईं। हम तीनों पीछे हट गए। आरव तो वहीं गिर पड़ा। नागिन की आवाज गूंजी, हम रक्तनाग और रक्तनागिन हैं। सदियों पहले जमीन पर हमारा वास था। इंसान के लालच ने हमें धोखा दिया, हमारे साथ छल हुआ और फिर हमें श्राप मिला। सपना रोते हुए बोली, कौन सा श्राप? नागिन की आंखों से खून की धार बहने लगी। हमें श्राप मिला है कि जब तक हमारी आत्मा इस घर और इस झील से बंधी रहेगी, हम चैन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जो भी इंसान इस घर में रहेगा, वो हमारी आग और विष का शिकार बनेगा। मैं कांपते हुए बोला, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। नाग फुफकारते हुए बोला, जो हमारे क्षेत्र में आता है वो हमारी किस्मत में बन जाता है। तुम्हें हमारे श्राप की कहानी सुननी ही होगी, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन भी इससे जुड़ गया है। फिर उसने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। वो कहने लगा, बहुत साल पहले हम साधारण नाग थे, इंसानों के बीच रहते थे। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने हमारी शक्ति हासिल करने के लिए हमें छल से मार डाला। हमारी आत्मा खून से बंध गई। तब से हम रक्तनाग कहलाए। नागिन की आवाज कांप उठी। वो बोली, हमारा प्यार अधूरा रह गया, हम मुक्ति नहीं पा सके। हर इंसान जो इस घर में आता है वो हमें हमारे अधूरे वचन की याद दिलाता है, और जब तक कोई इंसान हमारी आत्मा को मुक्त नहीं करता, ये श्राप चलता रहेगा। उनकी बात सुनकर हमारी रूह कांप उठी। सपना फूट फूट कर रोने लगी। मैं बमुश्किल खड़ा हुआ और बोला, तो क्या कोई उपाय है जिससे तुम मुक्त हो सको और हमें भी बचा सको? नाग और नागिन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जैसे आंसुओं की जगह खून भरा हुआ था। नागिन बोली, उपाय हैं, लेकिन वो तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। अगर हमें पता होता तो किसी को बताकर अब तक हम मुक्त हो गए होते। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुमको खुद ही इसकी तरकीब पता करनी पड़ेगी। तब तक तो हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि तुम खाली टाइम पास कर रहे हो, कुछ करना नहीं चाहते, तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम सब सन्न रह गए। इसका मतलब था कि ये आफत हमें मोल लेनी ही पड़ेगी। और तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ फुफकार की आवाज गूंज रही थी, जो साफ समझ में आ रही थी। सोच लो इंसानों, सोच लो। रात गहरी हो चुकी थी। नाग और नागिन अचानक जैसे धुएं में बदलकर गायब हो गए। हम दोनों, मैं और सपना, खड़े खड़े पसीने से भीग चुके थे। आरव को मैंने पहले ही यहां से चलता कर दिया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सपना था, है ना? सपना ने डरी सहमी आवाज में कहा, नहीं अभय, ये सपना नहीं था, वो सचमुच यही थे। सपना जमीन पर बैठ गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी पूरे घर में एक साथ फुफकार गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सांप दीवारों के अंदर रेंग रहे हों। कमरे की खिड़कियों के पीछे छायाएं लहराने लगी। हम सबके दिल मानो सीने से बाहर कूदने को थे। उस रात सपना को सबसे पहले झटका लगा। वो नींद में करवट बदल रही थी। तभी उसने अचानक चीख मारी। हम दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ खुद ब खुद हिल रहे थे। सपना नींद में बोल रही थी, ये घर छोड़ दो, वरना रक्तनाग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे हिलाकर जगाया, लेकिन उसकी आंखें खुलते ही हरी चमकने लगी। एक पल के लिए वो बिल्कुल नागिन जैसी लगने लगी। मैं तो सन्न रह गया और मेरे दिमाग में विचार आया, क्या सपना पर रक्त नागिन का असर हो चुका था? कुछ दिन बाद हमने तय किया कि हमें सच्चाई जाननी ही होगी।
तीनों फिर से उस झील के किनारे पहुंचे जहां हम पहले पिकनिक गए थे। झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी सतह पर लाल लाल दाग तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में खून घुला हो। तभी अचानक झील के बीच से बुलबुले उठे और फिर वही लड़का और लड़की प्रकट हो गए, लेकिन इस बार उनका रूप और भी भयानक था। लड़के की आंखों से सचमुच खून टपक रहा था। लड़की का चेहरा आधा इंसानी और आधा नागिन बन चुका था। उन्होंने जोर से फुफकार कर कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी कि अब तुम हमारे श्राप का हिस्सा बन चुके हो। झील से लौटने के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी। कभी मेरे शरीर पर नीले काले निशान उभर आते तो कभी मेरी आंखें अचानक लाल हो जाती। मैं खुद को आईने में देखता और चीख पड़ता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी नसों में जैसे जहर दौड़ रहा था। सपना बहुत डर गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। उसने बहुत सारे टेस्ट किए, लेकिन हर बार टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते। डॉक्टर ने कहा, इनके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है। शायद ये मानसिक समस्या हो, लेकिन हम जानते थे कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। ये रक्तनाग का श्राप था। एक रात ऐसा हुआ कि घर की छत से सचमुच सांपों की बरसात होने लगी। छोटे बड़े काले पीले, हर तरफ जहरीले सांप फुफकारते हुए रेंग रहे थे। सपना चीख पड़ी और कोने में दुबक गई। आरव डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने देखा उन सब सांपों की आंखें लाल थीं और वो हमें काटने नहीं बल्कि घूरने आए थे। कुछ पल बाद वे सब गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन कमरे में सांपों की बदबू और उनकी सरसराहट देर तक गूंजती रही। अगली सुबह फिर वही लड़का और लड़की हमारे आंगन में खड़े मिले। उनकी आवाज इस बार बिल्कुल साफ थी। नाग बोला, अब भागना मत इंसानों, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों हमारे हैं। नागिन फुफकारती हुई बोली, तुम हमें यहां से हटा नहीं सकते, ये जगह हमारी है और अब तुम भी हमारे श्राप को भोगोगे। उनके शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारी सांसें थम गई हों। अब हर रात हमें अलग अलग डरावनी घटनाएं सताने लगी। कभी दीवारों से खून रिसने लगता, कभी खिड़की पर नागिन का चेहरा उभर आता। मैं धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। सपना कभी कभी बिना वजह नागिन जैसी आंखों से मुझे घूरने लगती। मैं दिन रात सोचता रहता, क्या सचमुच हम सब इस श्राप में फंस चुके हैं? क्या अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? उस रात आसमान पर घने बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी और हवाएं तेज चल रही थीं। हम सब कमरे में बैठे थे। अचानक घर की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। केवल खिड़कियों से आती बिजली की चमक कमरे को पल भर के लिए रोशन कर देती। अचानक फर्श से सरसराहट की आवाज आने लगी। हमने नीचे देखा, सैकड़ों छोटे छोटे सांप कमरे में रेंग रहे थे। सपना चीखते हुए मुझसे चिपक गई। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार पर दो विशाल छायाएं उभर आई। वो रक्तनाग और रक्तनागिन थे। बिजली की चमक में मैंने उनका असली रूप साफ देखा। रक्तनाग का शरीर आधा इंसानी और आधा भयानक नाग का था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी जीभ लंबी होकर दो हिस्सों में बंटी हुई थी। रक्तनागिन और भी भयानक थी। उसका चेहरा खूबसूरत भी लग रहा था और डरावना भी। दोनों फुफकार रहे थे और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उन्होंने जोर से फुफकारते हुए कहा, हमने चेतावनी दी थी, पर तुम इंसान नहीं माने। अब तुम देखोगे रक्तनाग की असली शक्ति क्या है। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि पूरा घर बदलने लगा। दीवारें दरारों से भर गईं और उनमें से सांप निकलने लगे। हम सब घबरा कर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सपना डर से चीखते चीखते बेहोश हो गई। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी नागिन ने अपना फन उठाकर जमीन पर जोर से पटका। उस रात घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि अचानक पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हवा चलना बंद हो गई। पंखा भी अपने आप रुक गया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं और दरवाजा छर्र छर्र की आवाज करने लगा। तभी मैंने खिड़की से बाहर झांका तो अंधेरे में दो आकृतियां खड़ी थीं। वही लड़का और लड़की, लेकिन इस बार वे इंसानी रूप में नहीं थे। बिजली चमकी और पल भर के लिए उनका रूप साफ दिखा। लड़के का शरीर पूरा नाग की तरह लंबा हो चुका था। लाल चमकती शल्क उसकी खाल पर चमक रहे थे। उसकी आंखें आग के गोले जैसी जल रही थीं। लड़की का चेहरा आधा इंसानी आधा नागिन बन चुका था। उसके बाल फुफकारते सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही थी। उन्होंने एक साथ जोर से फुफकार की। नागिन बोली, हमने चेताया था,
पर तुमने घर खाली नहीं किया, अब भुगतो। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा घर बदलने लगा। छत से टप टप करके लाल तरल गिरने लगा, मानो खून रिस रहा हो। दीवारों पर दरारें उभरी और उनमें से छोटे छोटे काले नाग रेंगते हुए निकलने लगे। फर्श पर अचानक सैकड़ों सांप सरसराने लगे। हम सब कमरे के कोने में दुबक गए। अचानक सपना की आंखें उलट गईं और उसका शरीर कांपने लगा। वो खुद अपने आप उठी और नागिन की तरह फुफकार करने लगी। सपना गहरी आवाज में बोली, ये घर अब इंसानों का नहीं रहा, ये उनका है। उसका चेहरा बदलता हुआ नागिन जैसा हो गया। मैं हक्का बक्का होकर चीखने लगा, सपना, ये तुम क्या हो गई? रक्त नाग ने जमीन पर जोर से फन पटका। पूरा घर कांप उठा, जैसे भूकंप आ गया हो। बर्तन गिरने लगे, शीशे टूटकर बिखर गए। सैकड़ों सांप हमारे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। हर एक की आंखें खून जैसी लाल थीं। रक्तनाग फुंफकारता हुआ बोला, अब तुम इंसान हमारे श्राप को भोगोगे। इस घर में कदम रखा है तो बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। हम सब बुरी तरह कांप रहे थे। मैं बार बार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता, पर दरवाजा मानो पत्थर का बन चुका था। सपना की आंखें नागिन जैसी चमक रही थी और वो धीरे धीरे हमारे खिलाफ खड़ी हो रही थी। उस रात हमने समझ लिया, ये घर अब हमारा नहीं रहा, ये रक्तनाग और नागिन का अड्डा बन चुका है। लगातार भयानक घटनाओं से परेशान होकर मैंने सपना से कहा, अब बहुत हुआ, हमें किसी साधु या सपेरे को बुलाना पड़ेगा। सिर्फ वही नागिन से निपट सकता है। गांव में मशहूर एक बूढ़ा सपेरा था जो दूर दूर तक अपने डमरू और बीन के लिए जाना जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई बार खूंखार सांपों को वश में किया है। हमने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। वो बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किससे उलझे हो, पर अगर नागिन ने कसम खाई है तो उन्हें साधना और शक्ति से ही रोका जा सकता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हमें उम्मीद बंधी कि शायद वही हमें बचा लेगा। रात को ठीक 12 बजे वो अपने डमरू, बीन और मंत्रों की थैली लेकर हमारे घर आया। जैसे ही उसने चौखट पार की, घर की दीवारें हिलने लगी। वो अंदर आया, उसने बीन बजाना शुरू किया। धीमी धीमी धुन हवा में तैरने लगी। फौरन ही घर के कोनों से सांप बाहर निकलने लगे, छोटे बड़े हर रंग के। लेकिन सपेरे की बीन बजते ही वे सब एक जगह आकर कुंडली मारकर बैठ गए। हमारे दिल में पहली बार थोड़ी राहत आई। अचानक जोर से फुफकार की आवाज गूंजी। कमरे की छत से काला धुआं फैल गया और उसके बीच से रक्तनाग और रक्तनागिन प्रकट हुए। उनका रूप पहले से और भी डरावना था। रक्तनाग की आंखें जलते अंगारों की तरह दहक रही थीं। नागिन का चेहरा इंसानी और नाग का मिला जुला था। उसकी जीभ फुफकारते हुए बाहर निकल रही थी। वो बोली, मूर्ख इंसान, तू क्या हमें रोकने आया है? तू क्या जाने हमारी शक्ति? सपेरा निडर खड़ा रहा। उसने जोर से डमरू बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। सैकड़ों छोटे सांप उसके वश में होकर धीरे धीरे भागने लगे। उसने बीन का सुर और ऊंचा किया। सपेरा चीखा, अब तुम्हारा अंत होगा रक्तनाग, तुम्हारा श्राप आज टूटेगा। लेकिन अचानक रक्तनाग ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सपेरे के हाथ से डमरू गिर गया। रक्तनाग ने फन उठाकर सपेरे की ओर बस एक नजर देखा और सपेरे का शरीर कांपने लगा। नागिन आगे बढ़ी और फुफकारते हुए बोली, तेरी बीन इंसानी सांपों को काबू कर सकती है, लेकिन हमें नहीं। हम श्रापित आत्माएं हैं, हम मौत से भी ताकतवर हैं। अचानक उसके बाल सांपों में बदल गए और उन्होंने सपेरे को जकड़ लिया। सपेरा छटपटाने लगा। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नागिन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी आवाज ही घुट गई। रक्तनाग ने फन पटका और उसकी आंखों से आग की किरणें निकली। पल भर में सपेरे का शरीर काला पड़ गया और वो जमीन पर मरकर गिर पड़ा। उसकी बीन अपने आप टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गई। हम सब सदमे में खड़े थे। सपना कांपते हुए रोने लगी। मैं चिल्लाया, तुमने उसे क्यों मारा? वो तो बस हमारी मदद करने आया था। रक्तनाग गरजा, कोई इंसान हमें रोक नहीं सकता। याद रखो, अब ये घर हमारा है और तुम हमारे खिलौने। इतना कहकर दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। कमरा खामोश हो गया, लेकिन जमीन पर पड़े सपेरे का निर्जीव शरीर हमें ये याद दिला रहा था कि अब हम सचमुच फंस चुके हैं। सपेरा मरा पड़ा था। उसकी टूटी हुई बीन जमीन पर बिखरी थी और घर में मौत का सन्नाटा छा गया था। हम उस निर्जीव शरीर को घूरते रह गए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने सोचा, अगर वो भी नहीं बचा पाया
तो हमें कौन बचाएगा? तभी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया और फुफकार मारती हुई आवाज आई, अब ये घर सिर्फ हमारा है। उस रात सपना अजीब बर्ताव करने लगी। वो अचानक गहरी नींद में उठ बैठती और उसकी आंखें नागिन की तरह चमकने लगती। एक बार मैंने उसे देखा कि वो रसोई में खड़ी दीवार को सहला रही थी, जैसे वहां कोई हो। धीमे स्वर में उसने फुफकारते हुए कहा, मालकिन, मैं तैयार हूं। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने आरव को जगाया, लेकिन जब हम वापस पहुंचे तो सपना बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे सपना पर नागिन का असर और गहरा होता गया। कभी उसकी आंखें पल भर में हरी हो जाती, कभी उसकी आवाज नागिन जैसी फुफकारने लगती। एक बार तो आरव के सामने ही उसने अपनी जीभ 2 हिस्सों में निकाली। आरव चीख पड़ा और पीछे हट गया। वो डरी हुई आवाज में बोला, नहीं, ये मम्मी नहीं है, ये कोई और है। सपना अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, बल्कि नागिन की फुफकार जैसी थी। सपेरे की मौत के बाद घर का हाल और बिगड़ गया। कभी छत पर नागिन का चेहरा उभर आता, कभी खिड़की पर रक्तनाग खड़ा दिखाई देता। हम भागने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास जाते, वहां सैकड़ों सांप रास्ता रोक लेते। अब घर सिर्फ घर नहीं रहा था, वो नाग नागिन का जिंदा अड्डा बन चुका था। एक रात सपना अचानक कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह नागिन जैसी हो गई थी, बाल अपने आप लहराने लगे। उसने जोर से फुफकार मारी और कहा, अब मैं इंसान नहीं रही, अब मैं उसकी छाया हूं। आरव उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। नहीं मम्मा, प्लीज होश में आओ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन सपना ने उसे परे धकेल दिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि आरव दूर जाकर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। मैं भय से जड़ हो गया। मेरे सामने ही सपना धीरे धीरे नागिन के रूप में बदल रही थी। तभी कमरे में काला धुआं भर गया और रक्तनाग ने कहा, अब वो हमारी है। इंसानों की दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं रहा। अब ये घर और ये औरत दोनों हमेशा के लिए हमारे हैं। उसकी फुफकार इतनी जोरदार थी कि पूरा घर हिल गया। सैकड़ों सांप दीवारों से झरने की तरह नीचे गिरने लगे। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या सपना हमेशा के लिए नागिन बन चुकी है? और क्या हम कभी इस घर से निकल पाएंगे? सपेरे की मौत के बाद घर में माहौल और भी डरावना हो गया था। सपना आधी नागिन बन चुकी थी, अभय टूट चुका था और मैं हर रात मौत का इंतजार करता था। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग ने हमें सलाह दी कि तुम जिनसे जूझ रहे हो वो साधारण नाग नागिन नहीं है, वो श्रापित आत्माएं हैं। केवल एक तांत्रिक ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। एक तांत्रिक इंद्रजीत महाराज जी हिमालय से साधना करके लौटे हैं। उन्हें हर प्रकार के नाग नागिन और जीव जंतु के श्राप को खत्म करने की महारत हासिल है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने उन तांत्रिक महाराज को बुलाया, उन्हें मैं अपने साथ लेकर आया। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में त्रिशूल और डमरू। उनकी आंखों में तेज था और चेहरा तपस्या से दमकता हुआ तेजवान लग रहा था। उन्होंने दरवाजे पर कदम रखते ही गहरी आवाज में कहा, शांत हो जाओ आत्माओं, आज तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा घर कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, फर्श से सांप निकलकर फुफकारने लगे। अचानक कमरे में धुएं का गुब्बार उठा और रक्तनाग और नागिन प्रकट हो गए। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। रक्तनाग गरजते हुए बोला, मूर्ख इंसान, तू हमें बांधना चाहता है, हम मौत से भी ताकतवर हैं। लेकिन तांत्रिक महाराज जरा भी नहीं डरे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर जमीन पर प्रहार किया और जोर से मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, सपना अचानक चीखने लगी। उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखें पूरी तरह नागिन जैसी हो गई। वो तड़पकर जमीन पर गिर गई और नागिन की आवाज में बोलने लगी। सपना नागिन की आवाज में फुफकारती हुई बोली, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। और इतना कहकर वो अपना सर जमीन पर पटकने लगी। उसकी हालत देखकर मैं बेचैन हो उठा। मैं उसकी तरफ भागा। मुझे इस तरह परेशान देखकर तांत्रिक महाराज ने हाथ उठाकर रोका और कहा, यह परीक्षा की घड़ी है। अगर मैंने साधना पूरी की तो सपना मुक्त होगी, वरना वो हमेशा के लिए नागिन बन जाएगी। मैं चुपचाप मन मारकर एक किनारे बैठ गया और सारी कार्यवाही को देखने लगा। तांत्रिक ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रोच्चार करने लगा। आग की लपटें हवा में उठी और नाग नागिन पीछे हटने लगे। नागिन बेचैन होकर कहने लगी, नहीं, ये आग हमें जलाएगी, हमें रोको। रक्तनाग ने जोर से फुफकार मारकर हमला करना चाहा,
लेकिन तांत्रिक ने त्रिशूल से मंत्र छोड़कर उसे रोक दिया। आग की लपटें नाग नागिन के चारों ओर घूमने लगी। सपना जमीन पर तड़प रही थी। अचानक उसने चीख मारी और उसके शरीर से धुएं का साया बाहर निकला। वो साया नागिन का रूप लेकर रक्तनाग के पास जा खड़ा हुआ। अब असली नाग नागिन हमारे सामने थे। वे दोनों आग की घेराबंदी में फंस गए। तांत्रिक ने मंत्रों की गूंज और तेज कर दी। भयानक चीख के साथ रक्तनाग और नागिन का शरीर धुएं में बदलकर धीरे धीरे मिट गया। हवा में सिर्फ राख और सन्नाटा रह गया। घर अचानक शांत हो गया। दीवारों की दरारें भर गईं, खून की धार रुक गई, सांप गायब हो गए। सपना बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य थीं। मैं उसे गले लगाकर रोने लगा। तांत्रिक महाराज ने थकी आवाज में कहा, अब सब खत्म हो गया है। वो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। तुम्हारा घर अब सुरक्षित है। उस रात के बाद घर फिर कभी नहीं बदला। नाग नागिन की फुफकार, सांपों का डर और खून की बूंदें सब गायब हो गए। लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो शरीर कांप उठता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था श्रापित रक्तनाग और नागिन की आत्मा जो सदियों से मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। नाग नागिन की मुक्ति तो हो गई थी और मेरा घर भी सही हो गया था, लेकिन सपने हम लोगों को बार बार आ रहे थे। उनमें नाग नागिन हमें दिखते थे। मैंने ठाकुर साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सालों पहले यहां उनका मंदिर था, लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन जब ये इमारत बनाई गई तो उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। अब उनकी आत्माएं जरूर मुक्त हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से कर्म हैं जो रह गए हैं, जो होने हैं। अगर तुम इनका मंदिर फिर से बनवा दो तो सही रहेगा। उनकी कृपा भी तुमको मिलेगी। सुबह होते ही हमने तय किया कि अब इस घर में नहीं रहेंगे, चाहे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन यहां से जाना ही सही होगा। हमने आंगन के उस हिस्से में खूब बड़ा नाग नागिन मंदिर बनवा दिया। पूजा के बाद मोहल्ले वालों ने पहली बार कहा, अब यहां चैन मिलेगा। मैंने मकान बेच दिया और दूसरी जगह नया घर ले लिया। हाँ, इतना जरूर रहा कि मुझे मकान बेचने में कोई घाटा नहीं हुआ। जितने में मैंने ये मकान खरीदा था उसे 4 गुने रुपए में बिक गया, और मैंने जो मकान खरीदा वो सस्ता ही मिल गया। वैसे मैं मकान बेचता भी नहीं, लेकिन उस मकान को खरीदने वाला एक धर्मात्मा सेठ था। उसने कहा, मैं मकान में बने इस नाग नागिन के मंदिर को और भव्य करवा दूंगा, सजावट करवा दूंगा, फिर उस पूरे मकान को धर्मशाला के रूप में रखूंगा, जहां से दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आया करेंगे। इसमें मेरा बिजनेस भी चलेगा कि पास में उसका होटल का बिजनेस था, वो चल ही नहीं रहा था। और वही हुआ जो सेठ ने कहा था, उनका होटल चल निकला। एक तरह से कहें तो मुझे फायदा ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। आज सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कभी कभी हम इंसान अपनी सुविधा के लिए कुदरत और आस्था से खिलवाड़ कर बैठते हैं। उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। वो मकान आज भी खड़ा है, लेकिन अब वहां मंदिर की घंटियां बजती हैं, और मैं सोचता हूं अगर वक्त रहते हमने नाग नागिन की आत्मा को शांति न दी होती तो शायद हमारी कहानी भी अधूरी रह जाती। तब से लेकर आज तक कोई भी घटना नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं है कि उस मकान में रहकर मुझे कोई श्राप लगा। मेरे दोनों बच्चे आज सफल हैं, मेरा परिवार सुखी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर